PH101 लैब, ये लेक्चर रिलेटेड टू योर ओपन एंडेड लैब है। और ओपन एंडेड लैब आपकी रिलेटेड टू आरसी सर्किट है। तो आरसी सर्किट का मतलब ये है कि रजिस्टर और कैपेसिटर। रजिस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आप 1 से 2 लैब में ले चुके हैं, लेकिन कैपेसिटर आपके लिए थोड़ा सा नया होगा। तो कैपेसिटर बेसिकली होता क्या है कि कैपेसिटर हमारे पास 2 मेटेलिक की प्लेट होती हैं और दोनों को आपस में सेपरेट रखा जाता है किसी इंसुलेटेड मटेरियल के ज़रिए से। ठीक है। होता यह है कि जब मैं कैपेसिटर को किसी भी बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूँ तो कैपेसिटर की एक प्लेट को मैंने इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया और कैपेसिटर की दूसरी प्लेट को मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया। होता क्या है कि इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलते हुए यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से निकलते निकलते दूसरी प्लेट की जानिब जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट की तरफ जाएंगे, यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो गई है, इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा हो गई है, तो यहाँ पर इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से कैपेसिटर की प्लेट चार्ज होती है, इसे चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है। अब डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग ये है कि अभी कैपेसिटर की दोनों प्लेट चार्ज हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। और हमें यह भी पता है कि अनलाइक चार्जेस जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। तो होगा क्या कि ये नेगेटिव चार्ज कहते हैं कि मैंने पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाना है। तो जैसे ही मैं यहाँ से बैटरी को रिमूव कर दूंगा तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज मूव होते 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 इस प्लेट की तरफ आएंगे। तो यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी और यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी और कैपेसिटर की प्लेट डिस्चार्ज हो जाएंगी। इसे डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर कहते हैं। अगर मैं कैपेसिटर के चार्जिंग ग्राफ की बात करूं कि टाइम के लिहाज से कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है, तो कैपेसिटर इनिशियली बड़ी जल्दी से चार्ज होता है, होते 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 लेकिन मैक्सिमम लेवल तक ये नहीं पहुंच पाता, इसके लिए टाइम लगता है। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे आपके मोबाइल की बैटरी है। जब आपका मोबाइल डेड हो रहा होता है तो जब आप उसे चार्जिंग पे लगाते हैं तो इनिशियली बड़ी जल्दी चार्ज होता है, लेकिन जब वो 90% पे पहुंच जाता है, 90 से 100 होने में उसे बहुत टाइम लगता है। तो कैपेसिटर भी यही चीज़ है। तो जब कैपेसिटर आपका 63% चार्ज हो जाए, 63% चार्ज हो जाए, तो इसको मैं कहूँगा कि ये इक्वल होता है 1 टाइम कांस्टेंट के। और उस वक्त जो फार्मूला होता है वो होता है 1 τ = RC। ठीक है। और ये जो मैंने ग्राफ बनाया है कैपेसिटर की चार्जिंग का, अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं तो ये है V0 आउटपुट वोल्टेज टाइम्स 1 - E - T/RC। ये कैपेसिटर की चार्जिंग इक्वेशन है। डिस्चार्ज कैसे होता है कैपेसिटर? जैसे चार्ज बड़ी जल्दी से होता था, इस तरह कैपेसिटर जो है डिस्चार्ज भी बड़ी जल्दी होता है। इनिशियली बड़ी जल्दी से डिस्चार्ज होता है, होते 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 जब इस पॉइंट तक पहुंचेगा तो बड़ा टाइम लगाएगा यहाँ पे। और जब मैं कहूँगा कि आपका कैपेसिटर 36% ऑफ द कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज हो गया, तो ये भी 1 टाइम कांस्टेंट के बराबर होता है। तो 1 टाइम कांस्टेंट आपके पास बराबर होगा RC। डिस्चार्जिंग के केस में ये 36% ऑफ द कैपेसिटर है और चार्जिंग के केस में ये 63% ऑफ द कैपेसिटर का वोल्टेज है। और अगर मैं इसकी इक्वेशन की बात करूं तो वो होता है VC/T, मतलब कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो इक्वल होता है V0 E - T/RC। तो ये दोनों इक्वेशन, चार्जिंग की इक्वेशन और डिस्चार्जिंग की इक्वेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है। और ये भी पता होना चाहिए कि जब आपका 63% ऑफ द कैपेसिटर चार्ज हो या 36% ऑफ द कैपेसिटर डिस्चार्ज हो तो उस वक्त 1 τ = RC होता है। 1 τ इज टाइम कांस्टेंट। ठीक हो गया। अब आपकी जो आपको तकरीबन OELs मिल चुकी होंगी, लेकिन OELs में हमने एक प्रॉब्लम दी हुई है, प्रॉब्लम के कॉरिस्पॉन्डिंग एक टाइम कांस्टेंट दिया हुआ है। उस टाइम कांस्टेंट को लेके हमने R और C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सपोज
मेरे पास जो प्रॉब्लम आई थी उसमें वो कहता है कि आपका जो कैपेसिटर है वो 63% ऑफ द कैपेसिटर चार्ज हो जाता है 47 सेकंड्स में। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे आर और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्रॉब्लम को देख के सबसे पहले मैंने आर और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक तरीका तो यह है कि मैं चार्जिंग इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए आर और सी की वैल्यू निकालूं, लेकिन मुझे एक और फार्मूला भी पता है कि 1 τ इज इक्वल टू आर सी होता है। ठीक है, तो मैं इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए आर और सी की वैल्यू निकालता हूं। मुझे पता है कि 1 τ इज इक्वल टू आर सी है, और मुझे उसने टाइम कांस्टेंट ऑलरेडी बता दिया है 47 सेकेंड, तो ये इक्वल है 47 के। अब सवाल यह है कि मैं आर और सी की वैल्यू क्या रखूं कि मेरे पास आंसर 47 आ जाए। तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि लेबॉर्ट्री में मेरे पास अवेलेबल रजिस्टर और कैपेसिटर हैं क्या। तो मैंने लेबॉर्ट्री में जाके देखा तो मुझे पता चला कि जो मेरे पास रजिस्टर लैब में अवेलेबल है ना वो 1 मेगा ओम का है, और जो मेरे पास कैपेसिटर लैब में अवेलेबल है ना वो है 47 माइक्रोफेरेड का। तो आप देखें, जब मैं इन दोनों क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, मेगा को माइक्रो से मल्टीप्लाई करूंगा, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 47 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर 47 सेकंड आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आर और सी की वैल्यू चाहिए उसमें आर 1 मेगा ओम है और सी मेरे पास है 47 माइक्रोफेरेड। अब मैं करूंगा क्या, आर और सी को सीरीज में लगा दूंगा और इसके साथ मैं पावर सप्लाई भी कनेक्ट कर दूंगा। तो मैं हमेशा कोशिश ये करता हूं कि पावर सप्लाई जो है 5 वोल्ट कनेक्ट कर दूं इसके साथ। अब ये प्रॉब्लम क्या कहता है, प्रॉब्लम ये कहता है कि जब मैंने आर और सी को सीरीज में जोड़ दिया और 5 वोल्ट के साथ अप्लाई कर दिया, तो 5 वोल्ट का जो 63% है, 5 वोल्ट का जो 63% है वो 47 सेकंड में कैपेसिटर के पास आ जाना चाहिए। ठीक है, दोबारा से इस बात को सुन लें। ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है, ये प्रॉब्लम ये कहता है कि जब आपने 5 वोल्ट को आर और सी के साथ कनेक्ट कर दिया तो 5 वोल्ट का जो 63% है वो जो वैल्यू आएगी वो चार्ज या वो वोल्टेज कैपेसिटर के पास 47 सेकंड्स में आना चाहिए। इस बात को मैंने प्रूव करना है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को लेके। तो मैं करूंगा क्या कि कैपेसिटर और रजिस्टर को सीरीज में जोड़ूंगा, 5 वोल्ट की सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दूंगा, कैपेसिटर को मैं वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट करूंगा और एक स्टॉप वॉच उठा लूंगा। हर 5 सेकंड के बाद मुझे एक रीडिंग लेनी होगी। तो मैं यहाँ से पावर सप्लाई का बटन ऑन कर दूंगा और स्टॉप वॉच को भी ऑन कर दूंगा। टाइम के हर इंस्टेंट के ऊपर मैं वोल्टेज की वैल्यू लूंगा। सपोज जब टाइम 0 है तो कोई वोल्टेज नहीं होगा, 0 वोल्टेज होगा। 5 सेकंड गुजरने के बाद जो कैपेसिटर पे चार्ज होगा, क्योंकि कैपेसिटर इनिशियली बड़ी जल्दी चार्ज होता है, तो मैं कह देता हूँ कि 5 सेकंड बाद इसके पास 1.5 वोल्ट आ जाएगा। 10 सेकंड के बाद इस पे आ जाएगा 2.5 वोल्ट। 15 सेकंड में इसके पास आ जाएगा, अपनी तरफ से लिख रहा हूं मैं, 3.7 वोल्ट। और इस तरह 20 सेकंड में इसके पास आ जाएगा 4.5 वोल्ट। लेकिन आप देखेंगे कि टाइम बढ़ता जाएगा लेकिन कैपेसिटर 5 वोल्ट तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि कैपेसिटर को इनिशियली तो बड़ी जल्दी चार्ज होता है लेकिन कुछ वक्फे के बाद जब उस पर चार्ज अकामुलेट हो जाते हैं तो वो बड़ी जल्दी मज़ीद वो चार्जेस को आने से रोक देता है, क्योंकि उसके पास चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने तकरीबन 0 से 30 या 0 से 60 सेकंड की रीडिंग ले लेनी है। ठीक है, अब ये तो था चार्जिंग वोल्टेज। मैं ना न्यूमेरिकली चार्जिंग करंट भी कंप्यूट कर सकता हूँ। कैसे? चार्जिंग करंट का जो फॉर्मूला होता है ना कैपेसिटर के चार्जिंग करंट का, वो होता है C टाइम्स dV/dt। और मुझे पता है कि dV/dt होता है V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। इसको अगर मैं कैपेसिटर की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास चार्जिंग करंट आ जाता है। तो मैं चार्जिंग करंट न्यूमेरिकली कंप्यूट करूंगा, एक्सपेरिमेंटली कंप्यूट करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो मैं करूंगा क्या, इस पॉइंट के ऊपर आपका चार्जिंग करंट कुछ भी नहीं होगा, 0 होगा। इस पॉइंट के ऊपर आपका चार्जिंग करंट क्या होगा, 47 माइक्रोफेरेड टाइम्स 4.7, क्योंकि इस वक्त आपका V2 है 1.5
-0 डिवाइडेड बाय टाइम है आपका 5 -0। ये आपका पहला करंट आ जाएगा। अगला करंट फाइंड आउट करने के लिए 47 माइक्रोफेरेड टाइम्स 2.5 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय 10 - 5। इस तरीके से आप न्यूमेरिकली चार्जिंग करंट कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो आपने चार्जिंग करंट और चार्जिंग वोल्टेज निकाल लिया। अब मुझे कैपेसिटर को डिस्चार्ज कराना है। कैपेसिटर को डिस्चार्ज कराने के लिए मैं करूँगा क्या कि यहाँ पे जो मैंने पावर सप्लाई लगाई थी इसको मैं निकाल दूंगा और कैपेसिटर का जो कनेक्शन बना हुआ है उसको मैं मज़ीद ग्राउंड के साथ लगा दूंगा। ऑलरेडी तो कैपेसिटर आपका, आपने करना क्या होगा कि प्लस वाली वायर निकाल देनी है, उस वाली वायर को आप ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दें तो आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका कैपेसिटर बड़ी जल्दी डिस्चार्ज होता है। तो होगा क्या, यहाँ पे 5 वोल्ट, फिर कुछ देर बाद यहाँ पर आ जाएगा 4.5 वोल्ट, फिर आ जाएगा 3.5 वोल्ट, फिर 3.12 वोल्ट। इस तरीके से आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा बड़ी जल्दी जल्दी। ठीक है, अच्छा, और 60 सेकंड तक आपने ये रीडिंग्स ले लेनी है। उसके बाद आपने डिस्चार्जिंग करंट निकालना है। डिस्चार्जिंग करंट का भी वही फार्मूला है, C टाइम्स dV/dt। तो मुझे पता है कि C मेरा जो है इस वक्त 47 माइक्रोफेरेड है टाइम्स V2, इस पॉइंट के ऊपर V2 - V1 डिवाइडेड बाय T2 - T1। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर गालबन आप कंप्यूट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आपका T तो 0 हो जाएगा, लेकिन अगर आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो V2 - V1, तो V2 आपका है 4.5 -5 डिवाइडेड बाय T2 - T1 5 - 0। ठीक है, इसी तरह इस पॉइंट के ऊपर भी 47 माइक्रोफेरेड टाइम्स V2 - V3, तो 3.5 - 4.5 डिवाइडेड बाय 10 - 5। तो इस तरीके से आप अपने डिस्चार्जिंग करंट को कंप्यूट कर सकते हैं। डिस्चार्जिंग करंट आपका नेगेटिव में आता है और जो चार्जिंग करंट है वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा आपके पास। ठीक है, और अगर मैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करंट के ग्राफ की बात करूं तो आपके पास जो चार्जिंग करंट का ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, और डिस्चार्जिंग करंट के ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो डिस्चार्जिंग करंट का ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा आपके पास। ठीक है, आपने जब ये तमाम रीडिंग्स ले लेनी है उसके बाद आपने एक रिपोर्ट लिखनी है। उस रिपोर्ट का टेम्पलेट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। उसी में आपने सिर्फ ये डाटा एंटर करना है, प्लॉट करना है। और प्लॉट आप कहाँ पर करेंगे, हाथ से प्लॉट नहीं करना, आपने एक्सेल में जाके डाटा एंटर करके उसके प्लॉट निकालने हैं और वो प्लॉट फिर रिपोर्ट में लगा के 2-3 दिनों के बाद आपने वो रिपोर्ट हमें सबमिट करा देनी है। इसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हम अगली वीडियो में करते हैं। जी, लास्ट वीडियो में हमने आर और सी की वैल्यू निकाल ली थी। तो मैं लेबॉर्ट्री में गया, मेरे पास रजिस्टर 1 मेगा ओम का है और ये कैपेसिटर है 47 माइक्रोफेरेड का। अब जैसे आपके पास रजिस्टर होता है, इसका कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, आप किसी भी तौर पे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कैपेसिटर का पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो कैपेसिटर की 2 टर्मिनल्स हैं या 2 लेग्स हैं। इसकी जो बड़े वाली लेग्स है या जो बड़े वाला टर्मिनल है ये पॉजिटिव होता है और जो छोटे वाला टर्मिनल है ये नेगेटिव है। और आप देख भी सकते हैं कि छोटे वाले टर्मिनल पे ये माइनस का साइन है। ठीक है, तो आपने करना क्या है कि सबसे पहले रजिस्टर कनेक्ट करना है। तो मैं इस ब्रेड बोर्ड के अंदर इस रजिस्टर को कनेक्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ से यहाँ तक इस रजिस्टर को कनेक्ट किया। ठीक है, 2 अलग अलग उसमें क्यों कनेक्ट किया, रीज़न ये है कि इस टर्मिनल को दूसरे टर्मिनल से सेपरेट करना है, अदरवाइज़ कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है, रजिस्टर शॉर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद मैं कैपेसिटर को कनेक्ट करूँगा, इसकी पॉजिटिव लेग को रजिस्टर के दूसरे टर्मिनल के साथ और दूसरी लेग को मैं कहीं और लगा दूँगा। ठीक हो गया, ये आपका कैपेसिटर कनेक्ट हो गया। अब मुझे इस एक को 5 वोल्ट के साथ और दूसरे को ग्राउंड करना है। तो रजिस्टर के पहले टर्मिनल को मैं 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर लूँगा, इसको मैं यहाँ पर लगाऊंगा और 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर लूँगा। और कैपेसिटर की जो दूसरे वाली लेग है या दूसरे वाला टर्मिनल है इसको मैं ग्राउंड कर दूंगा। तो मेरे पास ग्राउंड करीब है तो मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है,
अब मसला यह है कि एक साथी जो है उसने इसको इस वोल्ट मीटर के वोल्ट मीटर को इस कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करना है ताकि आप चार्जिंग देख सकें, ठीक है। तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने इस दोनों टर्मिनल के साथ ना दो वायर्स लगा दी हैं, इस तरह करके इसको कनेक्ट कर दिया है ताकि आपको बार बार इसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इसके साथ फिक्स करें, टाइमर चलाएं और अपनी वैल्यूज़ नोट करें। तो मैं इसके जो नेगेटिव प्रॉब है उसको मैं कैपेसिटर की नेगेटिव लेग के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप देख रहे हैं 0 वोल्ट आ रहा है, इनिशियली कैपेसिटर चार्ज नहीं है। ये मेरे पास स्टॉप वॉच है, इस स्टॉप वॉच को इस्तेमाल करते हुए मैं हर टाइम के इंस्टेंट के ऊपर एक वैल्यू लूँगा, ठीक है। अब होगा क्या, मैं इधर से इसको ऑन करूँगा और स्टॉप वॉच को ऑन कर दूंगा, तो हर 5 सेकंड के बाद एक रीडिंग लूँगा, ठीक है। तो स्टॉप वॉच आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी, इसको मैं ऑन करूँगा और साथ साथ आपने वोल्टेज भी देखना है और टाइम भी देखना है। इसको मैंने ऑन किया, देखें आपका वोल्टेज भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और टाइम भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हर 5 सेकंड के बाद मैं एक रीडिंग ले लूँगा। मुझे ये साबित करना है कि 50% 63% ऑफ द 5 वोल्ट 47 सेकंड्स में आना चाहिए, ठीक है। तो अब कैपेसिटर आपका चार्ज हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। तो आप देखते रहें कि कैपेसिटर के पास वोल्टेज आना शुरू हो गया। तो एक पूरा कैपेसिटर चार्ज होने में बहुत टाइम लेगा, 47 सेकंड से ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। तो मैं तकरीबन 60 सेकंड तक इसकी रीडिंग्स लूँगा और फिर इसको डिस्चार्ज करा दूँगा। 43 44 सेकंड हो गए हैं, 47 सेकंड्स, गालबन 63% 3.12 बनता है, तो वो उसके राउंड अबाउट आना चाहिए। नहीं आएगा तो आप परसेंटेज एरर से फिर इसकी एरर कंप्यूट करेंगे। तो कैपेसिटर आपका चार्ज हो रहा है। तो थोड़ी देर हम इसको चार्ज होने देंगे, उसके बाद हम इसकी डिस्चार्जिंग स्टार्ट करेंगे। 100 तक जाने देंगे, उसके बाद फिर हम जो है इसकी डिस्चार्जिंग स्टार्ट करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि कैपेसिटर बड़ी आहिस्ता 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 चार्ज हो रहा है। इनिशियली बड़ी जल्दी चार्ज हुआ था, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना चार्ज होना शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ तक हमने वैल्यूज़ इसकी नोट डाउन कर ले ली हैं, ठीक है। उसके बाद अब आपने कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना है, आपने वो वैल्यू नोट कर लेनी है जिस वैल्यू से आपने कैपेसिटर को डिस्चार्ज कराया है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या कि इस बटन को ऑफ़ करेंगे, 5 वोल्ट की वायर को ग्राउंड के साथ लगाएंगे। तो इसको मैं, और साथ साथ स्टॉप वॉच भी चलानी है, इसको मैं ऑफ़ करूँगा। इसको मैंने उठा के यहाँ पे ग्राउंड के साथ करना है क्योंकि वो मेरी वायर्स निकल गई है, और स्टॉप वॉच चला देनी है। तो अब आप देखें कि आपका कैपेसिटर जो है वो बड़ी जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो गया। तो मैंने किया क्या है, 5 वोल्ट की वायर को यहाँ से हटा के ग्राउंड पे किया और इसको बंद कर दिया मैंने और टाइमर ऑन कर दिया। तो अब आप देखें आपका कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो गया। तो हर 5 सेकंड के बाद आपने रीडिंग लेना स्टार्ट कर देनी है कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग की, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी OEL परफॉर्म करेंगे, अपनी रीडिंग्स ले जाएंगे, घर बैठ के इसका ग्राफ बनाएंगे, डाटा एंटर करेंगे और 2 दिनों बाद हमें रिपोर्ट जमा करा देंगे।